स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दीपमाला एक बार फिर से हाजिर हूँ क्लास 9 इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी पार्ट सेकेंड के साथ। इन टुडेज लेक्चर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फार्मिंग इन पालमपुर। आज के इस लेक्चर वीडियो में हम पालमपुर गांव में होने वाली खेती की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। द फर्स्ट फीचर इज लैंड इज फिक्स्ड, भूमि स्थिर है। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। पालमपुर में खेती उत्पादन की एक प्रमुख क्रिया है। 75% of the people who are working are dependent on farming for their livelihood. पालमपुर की कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 75% लोग अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर हैं। मैंने लास्ट ईयर पॉपुलेशन वाले चैप्टर में आपको बताया था कि जनरली 15 से 59 ईयर्स तक के जो लोग हैं उनको हमारी कंट्री में वर्किंग पॉपुलेशन माना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 15 to 59 ईयर्स के बीच में जो लोग होते हैं उनको वर्किंग पॉपुलेशन जो है माना जाता है। तो पालमपुर के कुल वर्किंग पॉपुलेशन का लगभग 75% लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। They could be farmers और फार्म लेबरर्स, वे किसान अथवा कृषि श्रमिक हो सकते हैं। फार्म लेबरर्स, कृषि श्रमिक का मतलब है कि वो किसान जिनके पास खुद की जमीन नहीं है, खुद की एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, जो दूसरों के खेतों को रेंट पे लेकर या दूसरों की जमीनों पर जो है खेती करते हैं, उन्हें हम फार्म लेबरर्स कहते हैं। ठीक है, कृषि मजदूर कहते हैं। तो इन 75% वर्किंग पॉपुलेशन में से कुछ किसान हैं और कुछ कृषि श्रमिक हैं। द वेलबींग ऑफ दीज पीपल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म्स। इन लोगों का हित, इन लोगों का कल्याण खेतों में उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यानी ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है उसका हित एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन। लेकिन याद रखिए, कृषि उत्पादन में एक मूलभूत कठिनाई है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड। खेती में प्रयुक्त होने वाली भूमि क्षेत्र वस्तुतः स्थिर है। Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land area under cultivation. By then, some of the wasteland in the village had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. पालमपुर में वर्ष 1960 से लेकर आज तक जुताई के अंतर्गत यानी खेती के अंतर्गत आने वाली भूमि क्षेत्र में कोई विस्तार नहीं हुआ है। 1960 के पूर्व आफ्टर इंडिपेंडेंस गांव की कुछ बंजर भूमि को यानी बैरन लैंड को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया था और तब से 1960 के बाद से नई भूमि को खेती योग्य बनाकर कृषि उत्पादन को और बढ़ाने का की कोई गुंजाइश पालमपुर में हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, इससे जो हम फर्स्ट फीचर देख रहे हैं पालमपुर में फार्मिंग की, खेती की, वो ये है कि जो पालमपुर का एग्रीकल्चर लैंड है
वो क्या है, फिक्स्ड है, स्थिर है। 1960 के बाद से पालमपुर में जो एग्रीकल्चर फील्ड का जो टोटल एरिया है उसमें किसी भी तरह का कोई विस्तार नहीं हुआ है। The standard unit of measuring land is hectare, though in the village you may find land area being discussed in local units such as bigha, guntha, etc. 1 hectare equals the area of a square with one side measuring 100 meters. पालमपुर में भूमि को मापने की इकाई जो है वो है हेक्टेयर। ठीक है, पालमपुर में भूमि को मापने की इकाई हेक्टेयर है। यद्यपि गांव में भूमि को मापने के लिए बीघा, गुंठा जैसी क्षेत्रीय इकाइयों का भी प्रयोग किया जाता है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर इक्वल टू 100 मीटर square. Can you compare the area of a 1 hectare field with the area of your school ground? क्या आप 1 हेक्टेयर के मैदान क्षेत्र की तुलना अपने स्कूल के मैदान से कर सकते हैं? Second, is there a way one can grow more from the same land? क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है? आपने देखा कि जो पालमपुर की एग्रीकल्चर लैंड है वो फिक्स्ड है। एग्रीकल्चर लैंड में किसी भी तरह का कोई विस्तार 1960 के बाद से नहीं हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में क्या पालमपुर की उसी फिक्स्ड एग्रीकल्चर लैंड से और अधिक पैदावार हो सकता है? आइए देखते हैं। In the kind of crops grown and facilities available, यहाँ पर जिस प्रकार की फसल पैदा की जाती है और जैसी सुविधाएं उपलब्ध है, पालमपुर would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। उन्हें देखते हुए पालमपुर उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग के गांव की तरह लगता है। पालमपुर में जिस प्रकार से फसलें पैदा की जाती हैं, उत्पन्न की जाती हैं और जैसी सुविधाएं फसलों के उत्पादन के लिए उपलब्ध हैं, उन्हें देखकर पालमपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव की तरह लगता है। All land is cultivated in पालमपुर। पालमपुर में समस्त भूमि पर खेती की जाती है। No land is left idle। किसी भी भूमि को बेकार नहीं छोड़ा गया है। During the rainy season, खरीफ, farmers grow ज्वार एंड बाजरा। पालमपुर में बरसात के मौसम में यानी खरीफ के सीजन में किसान ज्वार और बाजरा उगाते हैं। These plants are used as cattle feed। इन पौधों को पशुओं के चारे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। It is followed by cultivation of potato between October and December. In the winter season, Rabi fields are sown with wheat। और इसके बाद ज्वार और बाजरे के बाद अक्टूबर और दिसंबर के बीच में आलू की खेती की जाती है। सर्दी के मौसम में किसानों द्वारा खेतों में गेहूं उगाया जाता है। In the winter season, Rabi fields are sown with wheat. From the wheat for the family's consumption and sell the surplus wheat at the market at Raiganj. A patch of the land area is also devoted to sugarcane, which is harvested once every year. Sugarcane in its raw form as a jaggery is sold to traders in Shahpur. पालमपुर में जो गेहूं उगाया जाता है उनमें से परिवार के खाने के लिए
गेहूं को रखकर शेष गेहूं किसान रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। भूमि के एक भाग में गन्ने की खेती भी की जाती है, जिसकी वर्ष में एक बार कटाई होती है। गन्ना अपने कच्चे रूप में या गुड़ के रूप में शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। The main reason why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. आप ऊपर देख रहे हैं कि पालमपुर में रबी, खरीफ और जैद, ठीक है, तीनों तरह की फसलें उगाई जाती है। खरीफ के मौसम में ज्वार और बाजरा उगाते हैं यहाँ के लोग, स्पेशली जो चारे के लिए यूज करते हैं। सर्दी के मौसम में, रबी के सीजन में यहाँ पर खेतों में गेहूं भी उगाया जाता है, जिसका कुल गेहूं उत्पादन का कुछ पोर्शन किसान अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने और अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए रखते हैं, और बाकी जो गेहूं जो सरप्लस मात्रा में होता है, अधिक मात्रा में होता है, उसको रायगंज की मंडी में बेच देते हैं। यहाँ के लोग अपनी कुल कृषि भूमि के कुछ भाग पर, कुछ हिस्से पर गन्ने की खेती भी, शुगर केन की खेती भी करते हैं, जिसकी पूरे वर्ष में सिर्फ एक बार कटाई होती है। और इस गन्ने को या तो कच्चे रूप में या फिर जो है उस गन्ने को गुड़ के फॉर्म में कन्वर्ट करके शाहपुर के व्यापारियों को किसान बेच देते हैं। जनरली पालमपुर में एक वर्ष में किसान 3 अलग फसलें इसलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि वहां पर सिंचाई की व्यवस्था अच्छी है। इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर। पालमपुर में बिजली जल्दी ही आ गई थी। इट्स मेजर इम्पैक्ट was to transform the system of irrigation. Persian wells were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate some fields. बिजली आने का मुख्य प्रभाव यह पड़ा कि पालमपुर की सिंचाई पद्धति ही बदल गई। तब तक किसान, मतलब कि बिजली आने के पहले किसान कुओं से रहट द्वारा पानी निकाल कर छोटे छोटे खेतों की सिंचाई किया करते थे। लोगों ने देखा, people saw that the electric run tubewells could irrigate much larger areas of land more effectively. बाद में लोगों ने देखा कि बिजली से चलने वाले ट्यूबवेल्स यानी नलकूपों से ज्यादा प्रभावकारी ढंग से और अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। The first few tubewells were installed by the government. प्रारंभ में पालमपुर में कुछ नलकूप, कुछ ट्यूबवेल्स सरकार द्वारा लगाए गए थे। Soon, however, farmers started setting up private tubewells. As a result, by mid-17th century, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. लेकिन बाद में जल्द ही किसानों ने निजी नलकूप भी लगाने, प्राइवेट नलकूप लगाने भी प्रारंभ कर दिए थे। परिणाम स्वरूप 1970 के दशक के मध्य तक लगभग 200 हेक्टेयर के पूरे जुते हुए क्षेत्र की सिंचाई नलकूपों द्वारा होने लगी। Not all villages in India have such high levels of irrigation. भारत के सभी गांव में ऐसे उच्च स्तर की सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। Apart from the riverine plains, coastal regions in our country are well irrigated. नदी मैदानों के अतिरिक्त हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में अच्छी सिंचाई होती है। यानी नदी मैदानों यानी रिवराइन प्लेन को छोड़ दिया जाए तो जो हमारे तटीय क्षेत्र हैं वहां भी जो है अच्छी सिंचाई होती है। इन कंट्रास्ट, plateau regions such as the Deccan Plateau have low levels of irrigation.
of the total cultivated area in the country. A little less than 40% is irrigated even today. In the remaining areas, farming is largely dependent on rainfall. नदी क्षेत्रों और कोस्टल एरियाज के विपरीत पठारी क्षेत्रों में, स्पेशली दक्षिण के पठारी एरियाज में, आज भी कुल कृषि क्षेत्र के 40% से भी कम क्षेत्र में ही सिंचाई हो पाती है और शेष क्षेत्रों में खेती मुख्यतः वर्षा पर ही निर्भर है। ठीक है, ये कह रहा है कि जनरली जो भारत के प्लेन एरियाज हैं, जो नदी वाले क्षेत्र हैं जिनसे होकर रिवर बहती है, ठीक है, उन एरियाज में और जो कोस्टल एरियाज हैं उनमें सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। लेकिन भारत के जो पठारी रीजन है, मध्य भारत के जो पठारी रीजन है, वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही कम है। दक्षिण के पठार में, पेनिनसुलर इंडिया में कुल क्षेत्र के केवल 40% भाग पर ही सिंचाई द्वारा खेती होती है। ठीक है, ज़्यादातर दक्षिण के जो पार्ट हैं वो सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए वर्षा पर निर्भर रहते हैं। यानी जो प्लेटू एरियाज हैं वो स्पेशली वहाँ पर रेन फेड एग्रीकल्चर होता है। ठीक है, रेन फेड एग्रीकल्चर होता है, वर्षा आधारित कृषि होती है। टू ग्रो मोर देन one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. एक वर्ष में एक ही कृषि भूमि से एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि को मल्टीपल क्रॉपिंग यानी बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। अगर हम जो है एक ही एग्रीकल्चर फील्ड से एक साल में कई फसलें पैदा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग यानी बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड। मल्टीपल क्रॉपिंग, बहुविध कृषि प्रणाली, भूमि के एक ही टुकड़े से उपज को बढ़ाने की सबसे सामान्य प्रणाली है। All the farmers in Palampur grow at least two main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें वर्ष में पैदा करते ही हैं। कई किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू भी पैदा कर रहे हैं। ठीक है, जो पालमपुर के किसान हैं जनरली वो वर्ष में 2 फसलें, ज्वार, बाजरा और गेहूं तो पैदा करते ही हैं। कुछ किसान पिछले 15-20 वर्षों से तीसरी फसल के रूप में आलू का उत्पादन भी कर रहे हैं। नाउ द फॉलोइंग टेबल 1.1 shows the land under cultivation in India in units of million hectares. Plot this on the graph provided. What does the graph show? Discuss in class. टेबल नंबर 1.1 में लगभग 10 लाख हेक्टेयर की इकाइयों में भारत में कृषि क्षेत्र को दिखाया गया है। सारणी के नीचे दिए गए आरेख में इसे चित्रित करें। आरेख क्या दिखाता है, कक्षा में इसकी चर्चा करें। It is important to increase the area. Is it important to increase area under irrigation? Why? क्या सिंचाई के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को बढ़ाना जरूरी है और क्यों? You have read about the crops grown in Palampur. Fill the following table based on information on the crops grown in your region. आप पालमपुर में पैदा की जाने वाली फसलों के बारे में पढ़ चुके हैं। अपने क्षेत्र में पैदा की जाने वाली फसलों की सूचना के आधार पर निम्नलिखित सारणी या नीचे दी गई जो सारणी है उसको भरिए। ठीक है, यू हैव सीन दैट
One way of increasing production from the same land is by multiple cropping. आपने देखा कि जमीन के एक ही टुकड़े से उत्पादन को बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका बहुविध फसल प्रणाली यानी मल्टीपल क्रॉपिंग है. The other way is to use modern farming methods for higher yield. Yield is measured as crop production on a given piece of land during a single season. मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा उपज को बढ़ाने का एक दूसरा तरीका अधिक उपज के लिए खेती में आधुनिक कृषि विधियों का प्रयोग करना है. ठीक है, अगर जो है एग्रीकल्चर फील्ड इंक्रीज नहीं कर रही है तो फसल उत्पादन को बढ़ाने का तरीका है कि हम जो है एक ही एग्रीकल्चर फील्ड से पैदा की जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ा दें. ठीक है, इसके अलावा एक और मेथड है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स का यूज़ करें. ठीक है, जैसे हाई यील्ड वैरायटी सीड्स हो गए, संकर बीज हो गए, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हो गए, इरिगेशन की न्यू टेक्निक्स हो गए. तो इस तरह से जो है न्यू टेक्निक्स का यूज़ करके भी जो है हम कृषि उत्पादन को बढ़ा सकते हैं. आइए हम देखते हैं कि पालनपुर में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए और क्या क्या किया गया. You have seen that one way of increasing production from the same land is by multiple cropping. The other way is to use modern farming methods for higher yield. Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. Till the mid-16th century, the seeds used in cultivation were traditional ones with relatively low yield. 1960 के दशक के मध्य तक पालनपुर में खेती के लिए पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनके द्वारा होने वाला प्रोडक्शन बहुत ही कम था. Farmers used cow dung and other natural manure as fertilizers. इसके अलावा जो किसान थे वो उर्वरक के रूप में यानी खाद के रूप में गाय के गोबर और दूसरी प्राकृतिक खादों का प्रयोग करते थे. ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरिगेशन. जो पारंपरिक बीज थे उनके लिए कम सिंचाई की आवश्यकता भी होती थी. All these were readily available with the farmers who did not have to buy them. यह सब किसानों के पास तत्काल ही उपलब्ध था, उन्हें इसे खरीदना नहीं पड़ता था. The Green Revolution in the late 19th century introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yield variety seeds compared to the traditional seeds. The HYV seeds promise to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizers and pesticides to produce best results. Higher yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers, pesticides, etc. 1960 के दशक के अंत में, ठीक है, कब 1960, इसको याद रखिएगा, हरित क्रांति कब आई थी? 1960 के दशक के अंत में, स्पेशली 1966 से लेकर 1967, ठीक है, 1966 से लेकर 1967 का जो एरिया था
इस टाइम में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले HYV के द्वारा गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाए। परंपरागत बीजों की तुलना में, लोकल सीड्स की तुलना में HYV सीड्स से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज उत्पादन की आशा थी। परिणाम स्वरूप जमीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा अनाज का उत्पादन होने लगा। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिक उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी, रासायनिक खाद और कीटनाशकों की जरूरत होती थी। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों, रासायनिक खादों, सिंचाई और कीटनाशक आदि के संयोजनों से ही संभव थी। यानी 1960 to 67 का जो दशक था, ठीक है, उसमें क्या हुआ, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया। ग्रीन रिवॉल्यूशन के तहत जो है, जो लोकल सीड जो किसान जिनका यूज करते थे, उनकी जगह उच्च उत्पादन वाले HYV सीड, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का जो है ज़्यादा यूज करने को प्रोत्साहित किया गया। लोगों ने स्पेशली जो है मैक्सिकन गेहूं का ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन हुआ इस टाइम पे। लेकिन जो HYV सीड्स थी, उसके लिए जो है ज़्यादा उत्पादन प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन आदि का जो है प्रयोग करना ज़रूरी था। ठीक है, यानी अगर हमें HYV सीड से अधिक उत्पादन प्राप्त करना था तो हमें HYV सीड्स के यूज़ के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों का प्रयोग भी करना था। Farmers of Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in India. The farmers in these regions set up tubewells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizers and pesticides in farming. Some of them bought farm machinery like tractors and threshers, which made plowing and harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat. पंजाब में, हरियाणा, भारत में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ठीक है, भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने, ठीक है, फिर से भारत में पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है सबसे पहले किस ईयर में आया, तो 1966 to 67 में। किसके प्रयासों से आया? डॉक्टर MS स्वामीनाथन के प्रयासों से आया। ठीक है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर MS स्वामीनाथन। और सबसे पहले जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था उसका यूज कहाँ पर किया गया, तो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में किया गया। और इसके तहत किन फसलों के उत्पादन को ज्यादा प्रोत्साहित किया गया, तो मैक्सिकन गेहूं, ठीक है, स्पेशली गेहूं के प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा जो है प्रोत्साहित किया गया। और इसके बाद सेकेंड नंबर पर था राइस। ठीक है, और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो किन चीजों का प्रयोग बढ़ा, HYV सीड्स का प्रयोग बढ़ा, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग बढ़ा, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का प्रयोग बढ़ा और इरिगेशन का यूज बढ़ा। ठीक है, पालनपुर में किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HYV सीड्स, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों का प्रयोग किया। पालनपुर के कुछ किसानों ने ट्रैक्टर और फसल काटने के लिए
फसल गहाने के लिए मशीनें भी खरीदी, जिससे जुताई और कटाई के काम में, हार्वेस्टिंग के काम में तेजी आई और इससे गेहूं की ज़्यादा पैदावार प्राप्त हुई। इन पालमपुर, द yield of wheat grown from the traditional varieties was 1300 kg per hectare. With the HYV seeds, the yield went up to 3200 kg per hectare. There was a large increase in the production of wheat. Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market. पालमपुर में परंपरागत बीजों यानी लोकल सीड से गेहूं की जो प्रोडक्शन थी वो लगभग 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर थी। ठीक है, पालमपुर में ग्रीन रिवॉल्यूशन आने से पहले पर हेक्टेयर जो गेहूं की पैदावार थी वो लगभग पर हेक्टेयर 1300 किलोग्राम थी। ठीक है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद HYV सीड्स के यूज़ के बाद जो गेहूं का प्रोडक्शन था वो पर हेक्टेयर 1300 से बढ़कर 3200 हो गया। गेहूं के उत्पादन में इस तरह आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई। किसानों के पास बाजार में बेचने को अब सरप्लस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में गेहूं उपलब्ध था। लेट्स डिस्कस what is the difference between multiple cropping and modern farming methods? यानी बहुविध फसल प्रणाली और खेती की आधुनिक विधियों में क्या अंतर है? जनरली जब हम एक ही एग्रीकल्चर फील्ड से साल में एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग, और जब हम किसी एग्रीकल्चर फील्ड में नई नई टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, HYV सीड्स का यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, न्यू जो है टेक्निक्स का यूज़ करते हैं, जैसे हार्वेस्टिंग के लिए, काटने के लिए फसलों को, जुताई करने के लिए ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का यूज़ करते हैं। तो जब हम नई नई मेथड्स का यूज़ करते हैं तो उसको हम जो है मॉडर्नाइज्ड एग्रीकल्चर कहते हैं। जनरली जैसे जितना ज़्यादा हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं उतना ही खेती करने में टाइम कम लगता है, मेहनत कम लगती है। ठीक है, पैसा तो ज़्यादा लगेगा, पूंजी ज़्यादा लगेगी, लेकिन मेहनत कम लगेगी और उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। The following table shows the production of wheat and pulses in India after the Green Revolution in units of million tons. Plot this on a graph. Was the Green Revolution equally successful or both the crops? Discuss. टेबल 1.2 में भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद गेहूं और दालों के उत्पादन को करोड़ टन में दिखाया गया है। इसे देखकर एक आरेख बनाइए, डायग्राम बनाइए। क्या हरित क्रांति के दौरान दोनों ही फसलों के लिए, क्या हरित क्रांति दोनों ही फसलों के लिए समान रूप से सक्सेसफुल रहा, सफल रहा? विचार विमर्श करिए। अगर हम टेबल 1.2 को देखें तो हम देख सकते हैं कि जनरली 1965-66 में पल्सेस का प्रोडक्शन भी 10 करोड़ टन था, वीट का भी 10 करोड़ टन था। ठीक है, हम 1.2 में देख सकते हैं, टेबल नंबर 1.2 में, कि ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के पहले जो दाल और वीट का प्रोडक्शन है वो लगभग इक्वल है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद 1970-71 का डाटा देखें तो हम देख सकते हैं कि जो दालों का प्रोडक्शन है वो 12 करोड़ टन रह गया है, लेकिन जो वीट का प्रोडक्शन है वो बढ़कर 24 करोड़ टन हो गया है, यानी दालों के उत्पादन का सीधे दोगुना हो गया है। इसी तरह 1980-81 में देखें, जो दालों का उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो 11 करोड़ टन है, वहीं जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो 36 करोड़ टन है। 1991 में 14 है पल्सेस का और गेहूं का 70 है।
गेहूं का 55 है। तो इस तरह से देख रहे हैं कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद जो दालों का प्रोडक्शन है उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो लगभग टाइम टू टाइम वो इंक्रीज करता गया है और लगभग पहले के अपेक्षा 2 गुना होता गया है। Now, modern farming methods require the farmer to start with more cash than before. Why? आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने वाले किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है? How much of the suggested activity है, सुझाई गई क्रिया है। इसके अलावा एक और जो क्वेश्चन है वो क्या पहले की तुलना में कृषि की आधुनिक विधियों को प्रयोग करने के लिए किसानों को अधिक नगद की जरूरत पड़ती है, अधिक पैसे की जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है? नाउ सजेस्टिव एक्टिविटी, इसको जो है आप खुद पढ़ लीजिएगा और कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नाउ जो थर्ड मेन फीचर है उस पे आते हैं। विल द लैंड सस्टेन, क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? यानी जो हम न्यूनी टेक्निक्स का प्रयोग कर रहे हैं, क्या जो है भूमि उसको मतलब जो हम जो एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के थ्रू जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इंक्रीजिंग हुई है, वृद्धि हुई है, क्या वो बनी रहेगी? क्या भूमि उसको धारण कर पाएगी? ये जो है हम अगले लेक्चर वीडियो में देखेंगे। आज के इस लेक्चर वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।